हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों को हमारे स्टडी अभिषेक में। आप लोग का स्वागत है। आप लोग आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज हम बात करेंगे हिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने हिस्ट्री के वह दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उस वीडियो का लिंक दे देंगे, आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। और आप अच्छे नंबर से अगर पास करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसे ही रोज़ाना वीडियो आपको मिलता रहेगा, हिंदी का हो, मैथिली का हो, हर एक ऑल सब्जेक्ट की बारे में हम बताएंगे और आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहे। चलिए आज की जो वीडियो है उनको स्टार्ट करते हैं और आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आज का जो प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न, लगभग आपको 60 शब्दों में उत्तर लिखने हैं। चलिए आज का प्रश्न को हम स्टार्ट करते हैं। यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारण थे। तो उत्तर के माध्यम से आपको हम समझाते हैं। 1848 ईस्वी की क्रांति का प्रमुख कारण लुई फिलिप्स की आंतरिक और बाहरी नीतियाँ थी। जो लुई फिलिप्स थे उनको आंतरिक और बाहरी नीतियाँ अपनाई थी जो 1848 में क्रांति हुई थी, जिसके कारण फ्रांस में उसका शासन अलोकप्रिय हो गया। और स्वाभाविक अगर कोई राजा हो और अपने राज के प्रति अच्छा काम करता है तो वह अपने राज्य में फेमस हो जाता है, लोकप्रिय हो जाता है। और इसी ईस्वी में 1848 ईस्वी में वे जो क्रांति हुई वह केवल फ्रांस तक ही सीमित नहीं रही। और यह जो क्रांति हुई थी 1848 में, यह केवल उसके राज्य तक नहीं बल्कि पूरे एरिया में फैल गया था। और फ्रांस तक ही नहीं सीमित बल्कि इसकी चपेट में संपूर्ण यूरोप आ गया था। और यूरोप के जितने भी देश थे वो पूरा इनके चपेट में आ गए थे। और ये बहुत दिनों तक चला और इसमें अहम भूमिका जो थी वो फिलिप्स लुई की थी। दूसरा प्रश्न है, इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी? उत्तर के माध्यम से हम जानते हैं। उत्तर, इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की सबसे बड़ी बाधा थी। मतलब इटली और जर्मनी का जो एकीकरण हुआ उसमें सबसे बड़ी बाधा किसका थी? तो ऑस्ट्रिया की थी। ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक घोर प्रत्यावादी था। और ये जो ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक थी वह इसका घोर विरोध करती थी, प्रत्यावादी था और प्रत्ययवादी भी थी वह। और उसने इटली एवं जर्मनी के जनता में राष्ट्र की भावना बढ़ता गया और वो जनता के प्रति इतना काम किया कि जनता उसके विश्वास पर बहुत ही प्रभावित हुए। जब 1848 में मेटरनिक का पतन हुआ और जब 1848 आया और दूसरे राजा जब आए तो 1848 में इस मेटरनिक का पतन हो गया। तब वहाँ की जनता प्रयास के बाद 1870 में इटली और जर्मनी का एकीकरण किए और तब ही यह राजा को हटाकर नया राज्य का निर्माण किया, जिसमें इटली और एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका रही। प्रश्न संख्या 3 है, यूरोप में राष्ट्रवाद को नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुए? इस प्रश्न का उत्तर चलिए हम जानते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के विकास में फ्रांस की राजक्रांति के बाद नेपोलियन के आक्रमण ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसमें जो यूरोप में फ्रांस की क्रांति के बाद जो नेपोलियन का आक्रमण हुआ उसमें यूरोप का बहुत ही बड़ा योगदान था। यूरोप के कई राज्य में नेपोलियन ने आक्रमण के महत्वपूर्ण योगदान दिए और नेपोलियन ने यूरोप के कई राज्यों में जाकर अहम योगदान दिए। नेपोलियन अपने द्वारा नवयुग का संदेश पहुंचाया और अपने राज्यों में नेपोलियन के द्वारा नव राज्य बनाने का संदेश पहुंचाया गया कि हम लोग अपना नया राज्य और देश के रूप में चलाएंगे। नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के राज्य को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर उसे वास्तविक राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की और वे जो नाम थे उनको हटाकर एक राजनीतिक रूपरेखा प्रदान किए। नेपोलियन की नीति के कारण फ्रांसीस प्रमुख और अधिक प्राप्त के विरुद्ध यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना जगा और इसके प्रति वे राष्ट्रवाद की भावना जगी। इस प्रकार हम यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में
नेपोलियन बोनापार्ट की अहम भूमिका थी। और ये जो हुए युद्ध, इसमें नेपोलियन बोनापार्ट का बहुत ही बड़ा योगदान रहा। प्रश्न संख्या 4 जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गैरिबाल्डी के कार्य की चर्चा। गैरिबाल्डी ने अच्छे काम किए हैं। गैरिबाल्डी ने अपने कर्मचारी तथा स्वयं सेवक की सशस्त्र सेना बनाई। उसने अपने सैनिक को लेकर इटली के रियासती और नेपल्स पर आक्रमण किया। गैरिबाल्डी ने यहाँ गणतंत्र स्थापना की तथा विक्टर्स एडमुंड के प्रतिनिधि रूप में वहाँ की सत्ता संभाली। दक्षिण इटली के जीते गए छात्रों को बिना किसी संधि के गैरिबाल्डी ने विक्टर्स इनामिकल को सौंप दिया। वह अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को संपर्क कर साधारण किसान की जीवन जीने की ओर आकर्षित हुए। राष्ट्र के विकास में गैरिबाल्डी का महत्वपूर्ण योगदान रहा और इनको अपने प्रजा के प्रति इतना लगाव था कि वह संपत्ति को पूरे प्रजा के रूप में सौंप कर अपना एक साधारण जीवन जीने के लिए चले आते हैं किसान के क्षेत्र में। और अगर आपसे यह पूछ दे कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था, तो नाविक होता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ऑब्जेक्टिव के लिए।